देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी कि जेपीएनआईसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कभी समाजवादी पार्टी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इस पहचान रखने वाली इस इमारत को अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच नए सियासी टकराव की वजह भी बन गई है। योगी सरकार ने लंबे समय से बंद पड़े जेपीएनआईसी को निजी हाथों में देने का फैसला किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार जनता की संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है और इसके पीछे जनहित नहीं बल्कि कमीशन और निजीकरण की राजनीति है। जेपीएनआईसी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। लखनऊ के गोमती नगर में बना यह विशाल केंद्र अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत साल 2013 में दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर की तर्ज पर एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनाने के विचार के साथ शुरू हुई थी। शुरुआत में इसकी लागत तकरीबन 265 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन परियोजना का दायरा बढ़ने के साथ इसकी लागत 864 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल के आखिरी दौर में 2017 में अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन भी कर दिया था। हालांकि उस समय तक निर्माण का पूरा काम खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जेपीएनआईसी को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे और जांच शुरू हुई। देखते ही देखते यह आलीशान इमारत लंबे समय तक बंद पड़ी रही। करीबन 9 साल तक जेपीएनआईसी के इस्तेमाल और भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे। साथ ही समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि योगी सरकार ने राजनीतिक कारणों के चलते अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोक कर रखा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि पिछली सरकार ने जनता के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया और अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी जल्दबाजी में कर दिया। अब योगी सरकार ने इस लंबे विवाद को खत्म करने के लिए जेपीएनआईसी को निजी हाथों के हवाले करने का रास्ता चुना है। राज्य मंत्रिमंडल ने जेपीएनआईसी परिसर को 30 साल की लीज पर निजी कंपनियों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परिसर वृंदावन वाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाना है। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य लंबे समय से बंद पड़ी संपत्तियों को दोबारा उपयोग में लाना, बचे हुए काम को पूरा करना और सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना इसे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना है। और इस व्यवस्था के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण को शुरुआती तौर पर सालाना करीब 6 करोड़ रुपए का लीज किराया मिलने की बात भी सामने आई है, जिसमें हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी। 30 साल की पूरी अवधि में सरकार को तकरीबन 831 करोड़ रुपए मिलने की जानकारी सामने आई है। और इसके अलावा जेपीएनआईसी में बचे हुए काम को पूरा करने और रखरखाव पर भी निजी पक्ष को बड़ी रकम खर्च करनी होगी। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के बचे हुए काम पूरे किए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से वर्षों से बंद पड़ी सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल शुरू होगा और सरकारी संसाधनों और अतिरिक्त दबाव भी इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव सरकार के इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने जेपीएनआईसी को निजी हाथों में देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। अखिलेश ने यहां तक कहा कि अगर सरकार जेपीएनआईसी को वापस सार्वजनिक नियंत्रण में देना चाहती है तो समाजवादी पार्टी सरकार को मिलने वाली रकम से 1 रुपए ज्यादा देने को तैयार है। यानी अखिलेश यादव ने प्रतीकात्मक तौर पर सरकार को चुनौती दी है कि अगर संपत्ति को निजी हाथों में देने के बजाय जनता के लिए रखा जाए तो समाजवादी पार्टी इसके लिए ज़्यादा रकम देने को तैयार है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और दुकानदार में फर्क नहीं रह गया है। उनका आरोप है कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने या निजी हाथों में सौंपने की नीति पर चल रही है। उन्होंने जेपीएनआईसी के अलावा दूसरी सार्वजनिक परियोजनाओं और संपत्तियों का भी जिक्र किया। भाजपा की कथित निजीकरण नीति पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जनता की पैसे से बनी हुई संपत्ति को बेचना चाहते हैं और अपने लोगों को देना चाहते हैं। किसान बाजार
वहां भी अगर समाजवादी सरकार में जो बना था किसानों को रुकने के लिए, किसानों को उनको सुविधा देने के लिए, अगर वो सामान लेकर के आए, अगर कोई चीज लेकर के आए और बाजार में न बिके और कुछ दिन रहना पड़े, तो अपना सामान कहां रखेंगे? तो इसलिए किसानों के लिए उस किसान बाजार में एक बहुत शानदार जगह बनाई गई थी, लेकिन इनकी नजर पड़ी अपने स्वजाति साथी को वो होटल के रूप में वो भी बेच दिया। जो आप सही पथ से देखते होंगे, एक ऊंची सी लाल बिल्डिंग, वो भी बेच दिया। और प्लासियो मॉल जो बना है वो समाजवादियों की सरकार में बना था। ऐसा मॉल, ऐसा स्थान जहां इतना बाजार एक साथ हो, शायद देश में कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आर्किटेक्चरली और फंक्शनली और लोगों के लिए इतना प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण बाजार बना करके समाजवादियों ने दिया। और जब उसको बेचा गया, क्योंकि हो सकता है बंटवारे में कुछ बात न बनी हो, इसलिए आपको याद होगा कि उस समय डिप्टी सीएम जो हैं, उन्होंने पत्र लिखा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर शान अवध प्लासियो मॉल में भ्रष्टाचार हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 2 5 स्टार होटल के पीछे कोई इतना बड़ा स्थान हो, लगभग 20 एकड़ की जमीन। इसी को लेकर अब वाद विवाद जारी है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर ये कह रही है कि सरकार इसे निजी हाथों में बेच रही है, जबकि सरकार कह रही है कि हम इसे लीज पर दे रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, वो विकास के कामों में लगेगा, प्राधिकरण उसकी जिम्मेदारी देखेगा। कृष्णकांत जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने सजातीय मित्रों को बेच दिया जा रहा है। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं, उन्होंने कहा यहाँ बेच दिया, वहाँ बेच दिया, लेकिन सरकार का तर्क है कि ये लीज पर दिया जा रहा है 30 साल के लिए, और इससे 831 करोड़ रुपया 30 साल में आएगा। हर साल बताया जा रहा है करीब 6 करोड़ या 7 करोड़ रुपए आएंगे। इस हिसाब से देखा जाए, हर साल नहीं, वो हर महीने का मामला है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेचने में और लीज पर देने में कोई अंतर नहीं होता? बहुत अंतर होता है। देखिए, राज्य को चलाने के लिए जो राजकीय कोष है, उसमें पैसे की बहुत आवश्यकता होती है सुनील जी, और किसी भी सरकार में इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है कि राजकोषीय जो खासकर घाटा होता है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा है कि एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, चुनावी घोषणा होनी है, तो सरकार को ऐसे बहुत सारे काम है जिसको पूरा करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। तो लीज पर दिया जाना कहीं किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं है। जब कोई भी चीज़ घाटे में चल रही हो, और जिस तरीके से दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर है, इस्लामिक सेंटर हैं, उसी तरह से ये बात ज़रूर है कि सपा सरकार में इसकी स्थापना की गई थी, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। और जब इसमें बहुत तरह की अनियमितताएं की बात आई थी और ये घाटे में चल रहा था, सरकार को इसके रख रखाव के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी हो रही थी, तो योगी सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले में इस बात पर निर्णय लिया गया कि इसको हम पुनरुद्धार भी करेंगे, और जो पैसे आएंगे उससे जो राष्ट्रीय कोष है उसमें जमा होगा, और बहुत सारे काम किए जाने हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई मुद्दों पर उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कई सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक इमारत है, उसके ऊपर में कहा कि बदलाव किया गया, शान अवध है उसमें बदलाव किया गया, लखनऊ बस में एक बस स्टैंड है उसमें उन्होंने तब्दीली कर दी, जनेश्वर पार्क जो कि आपको पता है कि सपा के एक तरह से ऐतिहासिक स्वरूप में रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा था उत्तर प्रदेश में सपा में, तो उनके पार्क में जो लॉन की बुकिंग थी उसमें भी इन्होंने कहा कि काफ़ी परिवर्तन कर दिया और घपले की बात की। फिर रिवर फ्रंट जो है खासकर, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें कह रहा है कि मैंने तैयार किया, उसमें भी काफ़ी तब्दीली की गई। और एक जो सबसे अहम बात उन्होंने आज कही है, वो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है, चूँकि इन्होंने तैयार करवाया था, इसी चर्चा सुनील जी आपने कल भी की थी, उसमें उन्होंने कहा जो टोल टैक्स का एक मामला है, टैक्स का, उसमें उन्होंने अपने तरीके से किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सपा
हाल के दिनों में आप देखें कि पीडीएस से लेकर आज इस इंटरनेशनल सेंटर की बात करें कि इसमें भाजपा का अगर बस चले तो सब कुछ बेच दे और भाजपा को बेच दे, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक लाइन और भी उन्होंने कहा कि जो लूटे जनता की कमाई वो भाजपाई। तो बड़े आरोप हैं, लेकिन जहाँ तक मीडिया को पता है कि ये एक अच्छा प्रयास किया गया है योगी सरकार के द्वारा, और अगर कोई भी खासकर जो इंस्टीट्यूशन है ऐसे जो घाटे में चल रहा है तो सरकार को ये बनता है कि उसमें काम करे, पुनरुद्धार करे, पैसे लगाए। और अगर पैसा आ रहा है, सेंटर से आ रहा है, तो कोई बात नहीं, निजी हाथ में निजीकरण होता ही आया है। भारत में तो खासकर उदारीकरण है। पिछले 30 सालों में आप देखें कि कई ऐसे संस्थान हैं जो नहीं चल रहा है तो उनको निजीकरण किया गया, निजी हाथों में दिया गया। तो कहीं से भी ये सराहनीय कदम है। इसमें टीका टिप्पणी और इस तरह के हस्तक्षेप और बयानबाजी सिर्फ ये चुनावी स्टंट है और कुछ खास नहीं है। अजय जी, कैसे देखा जाए? एक तो ये 800 करोड़ से ज़्यादा की लागत, 864 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगी इसे बनने में। अब ये दीवार ये इमारत जर्जर हो या इसे बंद कर दिया जाए, इसका कोई इस्तेमाल ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है, या ये कि अब उसका रखरखाव भी होगा, उससे रेवेन्यू भी आएगा, उससे विकास के कार्य होंगे, ये ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 25 जून 2012 को मुलायम सिंह ने खुद घोषणा की थी कि यहाँ पर एक स्थान बनेगा जयप्रकाश नारायण जी का। इसके पहले इसी जगह राजनारायण जी और खास तौर जनेश्वर मिश्र जी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि यहाँ वहीं पर पास में एक मकान था जिसमें जयप्रकाश नारायण जी आते थे। इसके पहले लोहिया जी और राजनारायण जी भी वहीं पर स्थान लेते थे। अब जब ये तय हुआ तो इसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो शुरुआत में लग रही थी वो लगभग 52 करोड़ रुपए की थी। फिर ये हुआ कि इसको और मॉडर्नाइज किया जाए, काफ़ी अच्छा बनाया जाए, तो लगभग ये था कि लगभग 200 करोड़ के लगभग, बाद में हुआ कि 215 करोड़। इसमें बहुत अधिक अमाउंट खाया गया था और इसकी चर्चा हुई थी। ये 2018 तक बन जाता, मगर चुनाव से पहले 25 जून से पहले अखिलेश ने इसका उद्घाटन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जयप्रकाश नारायण जी के जो समर्थक हैं और दलों के हमको वोट मिल जाएंगे। इसमें इतना घपला हुआ था कि शुरू से उद्घाटन के समय इस पे हुआ जिस समय अखिलेश ने उद्घाटन किया था जी, उस समय रोक करके विरोध किया गया, लोगों ने ज्ञापन दिया रोक करके, और पेपरों में फर्स्ट पेज में उद्घाटन। मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, लेकिन कृष्णकांत जी, इस पूरे घटनाक्रम को हम जब देख रहे हैं तो जो प्रश्न मेरा अजय जी से था कि ये बंद पड़ा रहे, यहाँ ताला लगा रहे, वो जर्जर होता रहे, ये ज़्यादा बेहतर है, या रखरखाव भी हो उसका और उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो, ये ज़्यादा बेहतर है? नहीं, दूसरा ऑप्शन सुनील जी आपने कहा वो बेहतर है। देखिए, कभी कभी स्टेगनेंट होता है, एक अंग्रेजी वर्ड है कि ठहराव सा हो जाता है। तो किसी भी चीज़ में आप राजनीति में देख लें या समय में देख लें, समय के साथ आपको बदलना होता है। यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेज एंड टाइम। तो अगर आप समय के साथ अपने में बदलाव नहीं कर रहे हैं, अपने को बदल नहीं रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। जो विकास यात्रा होती है देश की, आप दुनिया में देखें कि समय के साथ बदलते, कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आईटी की बात कर रहे हैं, भारत में भी राजीव गांधी जी उसको लाए, तो आप समय के साथ बदलते जा रहे हैं। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं, जो पौराणिक पद्धति थी उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जड़ता है, जो जड़ है, जो स्टेगनेंट है, उसको आप पीछे छोड़े आगे बढ़ें। अगर राज्य में बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, इंस्टीट्यूशन है या संस्थान हैं, अगर लग रहा है आपको कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव किया जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको हम किसी निजी हाथों में दें, उससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार को पैसे जनरेट करने के लिए सरकार को पूरा ये हक बनता है कि पैसे की उगाही करे, और ये एक प्रक्रिया की तरह है। जो अभी ये बात आपने की कि 30 साल के लिए दिया गया 831 करोड़ रुपए जनरेट की बात है, कहाँ 864 करोड़ में इसका निर्माण कराया गया था, और आपको एक झटके में 831 करोड़ रुपए मिलने जा रहा है, जिससे कि उस भवन का रखरखाव भी किया जा सकता है, पुनरुद्धार किया जा सकता है, पुनर्निर्माण किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो पैसे आएंगे उससे जो एक मंच है वो बना हुआ है, सेंटर है, जहाँ पर कि तमाम तरह की पार्टियां आती है, लोग आते हैं पूरी दुनिया से। देखिए, आजकल उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल है, तो दुनिया भर की जो कंपनियां हैं लखनऊ में आती है। अभी हाल के दिनों में जो भारत जापान के संबंध है उसको लेकर दिल्ली में भी बैठक हुई और लखनऊ में भी बैठक हुई। तो ऐसे जो तमाम लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए ये सेंटर काफ़ी बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगर इसको रिनोवेट किया जाए, पैसे लगाए जाए, अगर पैसे आ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छे संकेत हैं। योगी सरकार बेहतर पहल कर रही है। और देखिए, राजनीति है,
जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बदलाव करते हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष हमलावर होता है। विपक्ष को राजनीति की रोटी जो है उसको सेकनी होती है। तो अखिलेश यादव जी आजकल बहुत हमलावर हैं और हर मामले पर बोलते हैं। वो किसी भी सरकार को कृष्णकांत जी ये अधिकार होता है कि वह ये तय करे कि किस व्यवस्था को हमें किसे देना है, किस कंपनी से हमें काम करवाना है। हमें जनता के हित में जो बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर होगा, उनको ये सारी चीज़ें सौंपनी है। ये सरकार स्वतः फैसला ले या फिर विपक्ष से पूछे कि आओ भाई साहब पहले हमें बताओ कि हमें किसको ठेका देना है या किसको ये सब चीज़ें करनी है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, नेताजी ये सब पहले करते आए क्या? विपक्ष के लोगों से पूछते थे? नहीं। जब उनको मौके मिले, और एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार इनकी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, जब इनको काम दिया गया। देखिए, जब आप पावर में होते हैं तो आपको जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो क्रिएटिविटी है, जो देश को और प्रदेश को आगे ले जाने की बात है, अगर आप उस पर नहीं गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, योगी को देख लीजिए, अन्य राज्यों में आप देखें कि विकास यात्रा किस तरह की। अभी बंगाल में सरकार बदली, सुवेंदु देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। बिहार में देखिए, लोग कहते थे कि सम्राट चौधरी सरकार नहीं बेहतर चला पाएंगे। देखिए, आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सख्त करने जा रहे हैं। तो जब आपको मौके मिले थे तब आपने जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए आपने काम नहीं किया। इनोवेटिव आइडियाज आपके पास था नहीं। अखिलेश यादव जी भी विदेश जाते थे, सुनील जी, और खासकर जो हमारा ग्रेटर नोएडा है, जहाँ एक्सपो सेंटर है, जो निवेशक को वो भी बुलाते थे। आगरा में भी समिट होती थी, लेकिन उस तरह के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी आप प्रदेश में देखें कि किस तरह से निवेश का माहौल बना हुआ है। अकेले आप गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें कि उत्तर प्रदेश की जो GDP है उसका 30% जो पैसा है यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर कितनी कंपनियां हैं दुनिया की जो यहाँ काम कर रही है। आप चीन की कंपनी ले लें, जापान की कंपनी ले लें, अमेरिका की कंपनी ले लें, और जो एशियन के जायंट्स हैं, वियतनाम ले लें, उनकी कंपनियां यहाँ काम कर रही है। मलेशियाई कंपनियां काम कर रही है। साउथ कोरिया की जो खासकर सैमसंग कंपनी है वहाँ यहाँ काम कर रही है। तो मतलब है कि माहौल बनाने की बात है। और सरकार में जब कोई आता है या कोई सरकार बनती है तो ये सरकार का काम होता है कि हमें राज्य को या देश को आगे कैसे ले चले। हाँ, विपक्ष से अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कोई आर्थिक इमरजेंसी आ रहा है, क्या कोई बाहरी खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे मामले में, या राष्ट्रीय मुद्दा जहाँ पर है, जहाँ पर हमारे प्रतीक का मसला हो या भारत से जुड़ा हुआ मसला हो, हमारी अस्मिता से जुड़ा हो, ऐसे मामले पे विपक्ष को जरूर साथ लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए और पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी चूंकि अखिलेश इसलिए बोल रहे हैं कि चुनाव का समय आ रहा है, उनको लगता है कि ऐसे मसले पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो जनता के पास जाकर हम क्या बोलेंगे। लगातार PDA पे बोल रहे हैं और इस पे बोल रहे हैं। तो ऐसा केवल ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर की बात नहीं है सुनील जी। ऐसे वो तमाम चीज़ें जहां आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव होनी चाहिए जी। पुरातन चीज़ों को आप स्वीकार करते रहें, लेकिन अगर उसमें तब्दीली नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे और समय के साथ आप नहीं चलेंगे, मुझे लगता है कि आप पीछे रह जाएंगे। अजय जी देखिए, आपको बता दें, जब 2017 में बना तो उसी समय उसके उद्घाटन से पहले इस पे बाकायदे लड़ाई हुई। वहां पे आशु मलिक, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक मंच पे। शिवपाल सिंह यादव ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये गलत हो रहा। नेताजी ने एक्सेप्ट किया था कि जो मेरी भावनाएं थी, इसमें राजनारायण जी कहते थे, लोहिया जी कहते थे, और जयप्रकाश नारायण जी के लिए पूरे देश में दबाव था, और इसको उनकी आत्मा के हिसाब से, उनको विचारों के हिसाब से बनाया था। नहीं बना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 864 करोड़, ये आप उस समय की न्यूज देख लीजिए। 20 IAS लगे थे, 26 IPS, और पूरी सरकार लगी थी कि जल्दी से इसका उद्घाटन कर दो ताकि चुनाव से पहले। और इसी बात पे शिवपाल सिंह ने जगह जगह जाके प्रसपा पार्टी से ये बात कही। इनके यहाँ मतभेद इसी बात पे हुआ। यही नहीं, अशोक वाजपेयी जो मुलायम सिंह के बहुत खास थे, उनको भी इस बात का दुख हुआ। जनेश्वर मिश्र जी को दुख हुआ। जिस भावना से बनवाया था नहीं, वो बन गया 5 स्टार होटल टाइप का, और सपा का अड्डा रहा, चुनाव के वक्त अड्डा रहा। और उसी के बाद दिखाया गया था, महीने भर बाद उसका प्लास्टर टूट गया था और ये बंद था। इससे कोई आय नहीं हो रही थी। इस पे ज्यादा 100 या 150 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं आना चाहिए। 564 करोड़ रुपया हुआ। इसके अलावा तमाम विभाग लगे थे, जो विभाग का वो तो खर्चा इंक्लूड नहीं, लगभग 1000 करोड़।
और आपको बता दें जगह जो है लगभग 21-22 करोड़ है। अखिलेश जी कह रहे हैं 20 करोड़, वो 20 एकड़ है, लगभग 22 एकड़ की जगह। ये पूरा नहीं दिया गया है, इसका पोर्शन जो है मुख्य वो दिया गया है। कई चीजें उसमें ऐसी जो उनके नियंत्रण में रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। दूसरा, उनको स्वामित्व नहीं दिया गया है लीज के लिए, उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी कंडीशन है कि वो हर साल उस पर विचार होगा। वो कभी भी चाहे तो लीज खत्म कर सकते हैं, कभी भी सरकार कर सकती है, और उससे राजस्व भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, 831 करोड़ रुपए का ये जो लीज का समझौता हुआ, हर महीने उसका एक किराया आएगा। वहां और भी कुछ बने हुए हैं, उनका भी अलग से आएगा, जो सरकार अलग। तो कुल मिला के इसको प्रॉफिटेबल किया, ये बिल्कुल लॉस में था। और इसमें जांच बैठी, नेताजी ने खुद कहा था कि मुझे बड़ा दुख है। नेताजी ने कहा था खुद, जब इनकी दोनों की पंचायत हुई, सार्वजनिक रूप से सब जगह उसकी न्यूज चली थी, सार्वजनिक रूप में। इसके अलावा आपको बता दें, जो सबसे बड़ी बात है, जयप्रकाश नारायण का इंस्टीट्यूट जो था, ये दिल्ली में भी है, लोकनायक जयप्रकाश। तो आपको बता रहे हैं, उसको अभय सिन्हा और डॉक्टर अजय सिन्हा चलाते हैं। वो जब यहाँ कार्यक्रम करते हैं तो सिर्फ एक संस्थान ने, जब प्रशांत जी को मालूम हुआ तो उन्होंने काम किराया नहीं लेंगे। उनको लखनऊ में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, लखनऊ में, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण जी का समाजवाद, ये अपने हिसाब से समाजवाद डील कर रहे हैं, वो समाजवाद नहीं पूंजीवाद। इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी पर कोई श्रद्धा नहीं दिखाई, कभी नहीं दिखाई। हाँ, मानते हैं मुलायम सिंह ने दिखलाई, ये मुलायम सिंह का सपना था जो इन्होंने जल्दबाजी में खुश करने के लिए किया। अब आपको ये भी बता दें, आज से बात नहीं चल रही है, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब चंद्रशेखर ने आके कहा था, मुलायम सिंह ने हामी भरी थी, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तब का उनका सपना जो था ये मुलायम सिंह ने बनवाया था। मुलायम सिंह की निष्ठा थी, जिद थी, इन्होंने उसको कॉमर्शलाइज कर दिया। ये बात मैं नहीं, इस बात का दुख जनेश्वर मिश्र जी को था, अशोक वाजपेयी ने टोका था, भगवती सिंह जी ने भी टोका था, और यही नहीं, बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा था कि मैं इसको देखना चाहता हूँ। जब बेनी प्रसाद वर्मा जी कांग्रेस में चले गए थे, वो उन्होंने मुलायम सिंह से मजाक में कहा था इनसे कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी का बन जाए। तो ये है इसमें। अब इन्होंने किया, हाँ, यहीं पे अखिलेश ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत जबरदस्त उठाया है कि मैं 1 रुपए ज्यादा खरीद लूँ। हालांकि ऐसा ही करेंगे नहीं कि अपने कार्यकाल में भी उसको जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से नहीं जोड़ा, वो सपा के सिद्धांत से जोड़ दिया। सपा के इन्होंने अपनी दुकान टाइप का बनाने की कोशिश की। यही एक वजह है कि इनके सपने दिख रहे हैं। अपनी बीवी को मुख्यमंत्री के लिए ये कर रहे हैं लांच, अपने परिवार को, अपनी बेटी, अपनी बीवी। नहीं, ये किसने कहा अभी? देखिए, आप देखिए खानदान, इन्होंने हल्का सा इशारा दिया, इन्होंने हल्का, और ये सिर्फ अपने चाचा के लिए नहीं कर रहे हैं, दोनों चाचा प्रोफेसर साहब भी योग्य व्यक्ति हैं, उनको हम नहीं दे रहे। ये विषय तो हम ही उठा रहे थे। हाँ, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आधी आबादी को जब पूरी हिस्सेदारी की बात होगी, आपने उठाया। हाँ। सबसे पहले आपको तो फिर डिम्पल जी को आगे करिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री के तौर पर, अखिलेश यादव ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि ये यूपी की जनता है, यहाँ बताने ऐसे ऐसे लोग कि अपने सीने पे लगाए हुए हैं उनकी, और कहते हैं अखिलेश जी, भाभी जी, मतलब बेवकूफ टाइप के लड़के हैं। नहीं, तो जानते हैं कि यहाँ पे अभी इतनी सीरियस नहीं है, इनको लोग सीरियसली नहीं लेंगे डिम्पल को। दूसरी, डिम्पल से यादव वोट नहीं मिलेगा। डिम्पल है उत्तराखंड की हैं, उत्तराखंड के लोग फाइटर होते हैं, फाइटर। उत्तराखंड की वजह से चाइना कभी एंट्री नहीं कर पाया, उत्तराखंड के सबसे बहादुर लोग हैं। परंतु मुलायम सिंह से उनके रिश्ते उल्टे हैं। उत्तराखंड की हर महिला, हर जेंट्स जानता है वही ये सपा है जिसने हमारी महिलाओं को रामपुर में मारा था, दिल्ली जाने नहीं दिया था। एक उत्तराखंडी कभी सपा को वोट नहीं देता, मैं आपको बतला रहा हूँ, सपा को नहीं देता। तो इनको कैसे दे देगा? ये प्रयोग इनका असफल होगा। और आपको बता रहे उसमें जया बच्चन, ये दोनों लोग अगर राजनीति में आगे किए गए तो दोनों रिटायर्ड होंगे, दोनों रिटायर्ड होंगे। हाँ, वो बात है, नया सिक्का पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर देता है, परंतु कौन सिक्का जो सिक्का चलायमान होता है, जिस सिक्के के सोने का सिक्का हो या भी बैंक का सोना हो। तो ये अखिलेश जी का जो ये, मगर इस पॉइंट को अगर ज्यादा उठा ले गए और जनता को भ्रम कर गए। एक बात और सामने आई कृष्णकांत जी, ठीक है कृष्णकांत जी, कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। जेपीएनआईसी के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ। पहले 200
60 के करीब कुछ था, 250 करोड़ के करीब बजट, लेकिन वो 850 से भी पार हो गया। अब ऐसे में योगी सरकार की ओर से ये बात आई कि भाई इसमें घपला घोटाला हुआ है, तब इसकी जांच चल रही हो या चल रही है या जांच होगी, जो भी है वो विषय क्या है एक, और दूसरा अगर इसकी घपले घोटाले की जांच चल रही है तब आप लीज पे कैसे दे सकते हैं? जहाँ तक सुनील जी इसकी जांच की अनियमितता की तो शिकायतें आई, अनियमितता के बारे में पता चला, लेकिन जांच के बारे में अभी पुष्टि नहीं हो पाई सरकार के द्वारा कि क्या इसकी जांच कराई जा रही है। अगर ये मामला जांच से के अधीन होता तो मुझे लगता है कि लीज वाली कार्रवाई नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है। हम अब लौटते हैं, अभी हमारे अजय जी ने बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया, जेपी की बात की और जनेश्वर मिश्र की बात की। देखिए महापुरुषों की बात लोग ले आते हैं, उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन कोई महापुरुष ये नहीं चाहता कि मेरे नाम पर पार्क बने, मेरे नाम पर संस्थान का नाम पड़े। ये जो पार्टियां हैं जो कि इन नामों को चुनाव में इस्तेमाल करती है और उसके बाद वोट अर्जित करती है, तो लगता है देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में जहाँ पर कि चुनौतियाँ बहुत है, और चुनौतियाँ केवल एक क्षेत्र में नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आपको लगातार चुनौतियाँ मिल रही है। चुनौतियाँ इस तरह की बेहतर करना है, बेहतर हमें वो एटमॉस्फेयर हमें प्रदान करनी है। तो लगता है कि सरकार को यह हक बनता है कि ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल एक ठहराव सा है उसमें या रुक सा गया है, तो उससे बदलाव की आवश्यकता है। ऐसा सदियों से होता रहा है। अगर मानव विकास यात्रा आप देख लें कि हमने क्या ईजाद किया, और आग से लेकर यहाँ तक की यात्रा हुई, हम मार्स पर चले गए, तो अगर आदमी बदलाव नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको समय के साथ चलना है, समय की मांग क्या है उस हिसाब से चलना होगा। अखिलेश यादव जी समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद एक्चुअली है क्या, और समाज में उसकी क्या महत्ता है, और किस तरीके से दुनिया में समाजवाद आया, उस पर अगर वो काम कर रहे होते और समाज के हर तबके को साथ लेके जाते, मुझे लगता है कि ये और बेहतर काम होता। तो पार्टियां लगातार चुनावी समय में तमाम तरह के वायदे करती है, तमाम काम करती है, ये अपनी तरफ है, लेकिन पार्टियों को ये भी चाहिए कि जनता के जो काम है, उनकी भलाई के लिए जो काम किए जा सकते हैं, अगर उस दिशा में काम हो तो मुझे लगता है कि बेहतर और अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। अब पार्क को देख लीजिए, ये सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ कि सेंटर एक तरह से सिंबल होता है, राज्य के विकास का एक सिंबल है। कि दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ पर, उनके रुकने के लिए एक 5 स्टार होटल होता है, ठीक है, होता है, लेकिन ऐसे भी कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर कि किसी अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर बात होती है। जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए कि एक समय प्रगति मैदान हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गहरी सोच और बड़ी सोच थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बड़े खासकर G20 शिखर सम्मेलन करने हैं, G7 की करना है, ब्रिक्स का सम्मेलन अभी अगले महीने हो रहा है, तो इसके लिए एक जगह की तलाश थी और उन्होंने भारत मंडपम का निर्माण किया। सुनील जी आप भी गए होंगे, हम लोग भी गए हैं। इतना शानदार बनाया गया है कि लोग जब यहाँ आए तो सब यहाँ पर आके खुश हो गए, इतनी शानदार व्यवस्था थी। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें देश के लिए की जाती है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करते हैं, उससे क्या मिलता है? देश की एक जो प्राण प्रतिष्ठा बढ़ती है। अभी देखिए आज ही अमित शाह जी अहमदाबाद गए थे, वहाँ बैठक की, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए की समीक्षा की। वहाँ पर मनसुख मांडविया जी थे, हर्ष सांघवी भी थे वहाँ पर, जो उप मुख्यमंत्री है। अब कॉमनवेल्थ के और कहाँ ओलंपिक, इतनी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी की बात भारत में हो रही है। तो ये जो सिंबल है, आप लखनऊ की बात कर लें, हम भी कई बार लखनऊ गए हैं, तो लखनऊ में विकास यात्रा दिख रही है। आप देखिए कि लखनऊ का फैलाव कहाँ तक चला गया है, बहुत दूर दूर तक आप देखिए भवन निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं बनाई जा रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। तो ये एक सिंबल है, ऐसे ही विकास यात्रा होती है। किसी भी राज्य में आप जाके देखेंगे होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी वहीं है जहाँ पर पहले हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि योगी जी सरकार को जरूर तारीफ मिलनी चाहिए कि अगर कोई बेहतर काम करने के लिए आगे आते हैं। देखिए विरोध आपको झेलना होगा क्योंकि आप सरकार में हैं, और अखिलेश यादव जी को भी ये चाहिए कि अपनी जो बात वो कर रहे हैं इस समय, इसके लेकर लीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब उन्होंने उद्घाटन किया और अनुमानित लागत से बहुत ज़्यादा पैसे लगाए गए और वो लगातार घाटे की बात हो रही थी, बाद में ये भी पता चला कि अनियमितता। देखिए भारत में केवल अखिलेश जी सरकार की बात नहीं, जब भी कोई बड़ी परियोजना का निर्माण किया जाता है तो उसमें अगर 5 करोड़ का खर्चा है तो उसको 50 करोड़ दिखाया जाता है, और ऐसा दिखाकर पैसे का बंदरमाट किया जाता है। तो ये होता आया है, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार को भी नियंत्रण चाहिए।
जो नीति नियामक हैं देश के अंदर हैं, प्रदेश के अंदर हैं, जो कानूनविद हैं या कानून को देखने वाले लोग हैं या पुलिस में हैं या जो एजेंसियां हैं सरकार की, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वो निर्माण अखिलेश जी की सरकार में हुआ हो, मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ हो, या पहले के मुख्यमंत्री आप राजनाथ सिंह जी के बाद उनके सरकार में हुआ हो। एक सवाल तो ये तो उठना लाजमी है ना कि आपने 200-250 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आप अपने जहन में लेके चल रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट इतने बजट में तैयार कराना है जी। उसमें हो सकता है उसका डबल हो जाएगा खर्चा। ये भी तो आपको प्रोजेक्ट जब तैयारी कर पूरा इसका सिनेरियो दिया होगा अफसरान ने, तब ये बताया होगा कि भाई इतने की लागत आएगी इसमें है। उसको डबल मान लीजिए कि चलिए महंगाई बढ़ गई, 2 गुना हो गया, ये 4 गुना महंगा हो गया। 250 से सीधा 850 पार हो गया, 850 करोड़ लग गए उसमें, जनता का पैसा फूके ही जा रहे हो कृष्णकांत जी। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले की बुलेटिन में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी LCTL में जो मामला निकल के आया था जगदीश चंद्रा वाला में, उसमें भी हमने यही चीज़ देखा कि आप जनता का जो पैसा है जो कर के तौर पर आपके पास आ रहा है और पैसा जमा किया जा रहा है, जो आपके खासकर कोष में जमा हो रहा है, उन पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर और सही समय पर होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही खर्च होना चाहिए। जहाँ 200 करोड़ की आवश्यकता है, ऐसा ना हो कि 200 बजे 300 करोड़ हो। लेकिन आप कहेंगे कि 3000 करोड़ खर्चा हो गया, तो निश्चित रूप से एक जनता पर कुठाराघात है और जनता के साथ छल करने वाला मामला बनता है। या वो किसी भी सरकार में कोई निर्माण कार्य हो रहे, आपने अभी हाल के दिनों में आप देखिए प्रभु श्री राम मंदिर की बात कर लीजिए, अयोध्या की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी चंदा चोरी हो रही है। तो ऐसी घटनाएं होती, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए कि एक जो विश्वास है, आस्था है, उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। तो भवन निर्माण में हेर फेर नहीं हुई होगी, इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती सुनील जी। जब भी काम होते, ऐसा नहीं कि सरकार करती है या अखिलेश जी कर रहे होंगे, उनके नीचे जितने सारे लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या ओवरसीयर होते हैं, जो छोटे अभियंता है, कनिष्ठ अभियंता है, उनके हाथ में सारा चीज़ जो प्लान करते हैं, पूरा प्लान आउट बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, खासकर उन एजेंसियों को जिनको ये निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो हर लेवल पर भारत में आप देखेंगे जो घोटाला है, खासकर या पैसे का जो बंदरमाट किया जाता है, निचले लेवल से लेकर ऊपर तक की एक श्रृंखला, एक सीरीज बनी होती है, श्रृंखला बनी होती है, एक लय में ये चीज़ें चलती है। आपने परीक्षा एग्जाम में देख लिया कि कैसे व्यवस्था होती है, कि व्यवस्था के अंदर में आकर काम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो घोटाला है या अनियमितताएँ हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर योगी सरकार जी को लगा कि इसमें घोटाला हुआ, तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए जी। हाँ, लीज पर देने से पहले उसकी जांच होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि कितने में निर्माण कार्य हुआ और कितने पैसे का बंदरमाट हुआ। अगर ये काम होता, इससे बेहतर होता। इसमें एक आरोप अखिलेश यादव भी लगाते हैं, वो कहते हैं कि पैसा तो इन्होंने ही जारी कर दिया था सारा, और वो ये भी कहते हैं कि जो लोग थे जिनको ये पैसा जारी किया गया था, अब वो इनकी सरकार में बड़े खासम खास हो गए हैं। तो ये आरोप अखिलेश यादव की ओर से भी लगता चला आया है। अजय जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए जब चुनाव हुए थे 2012 के, उस समय स्पष्ट रूप से माननीय मुलायम सिंह जी ने, सब लोगों ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। एक स्वर्गीय श्यामलाल गुप्ता थे जिनकी यूपी में सबसे पहले इमरजेंसी में अरेस्टिंग हुई थी, जयप्रकाश नारायण जी के बड़े अनुयायी थे। तो उस समय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि श्यामलाल गुप्ता हमेशा यही कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के कोई बड़ा भवन बनवा दीजिए जिसमें छात्रों के लिए, जैसे नेहरू युवा केंद्र है, तो हमारी इच्छा है कि ये बनवाएंगे सबसे पहले। अखिलेश के लिए आपने कहा, जनेश्वर मिश्र कह रहे थे। सुनिए, जनेश्वर मिश्र भी कहे, जनेश्वर मिश्र की तो सपना था, जनेश्वर मिश्र का तो ये पूरा प्लान था। आपने कहा जयप्रकाश नारायण जी कह रहे थे कि मेरा वो बनना चाहिए वहाँ। नहीं, जयप्रकाश नारायण जी वहाँ पर आए थे, एक से जयप्रकाश नारायण जी वहाँ पर आए थे, वहीं पे रुके थे। जयप्रकाश नारायण जी, राजनारायण जी वहाँ पे रुकते थे, लोहिया जी भी वहाँ पे रुकते थे। उसकी वजह बतला दे, वो समाजवादियों का बहुत बड़ा अड्डा था और वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था जहाँ जी ने कहा कि कोई भी राजनेता, बड़ा नेता, महान विभूति ये नहीं चाहती कि मेरे नाम पर ये सारी चीजें हों। किसी ने कहा? हाँ, नहीं, किसी ने नहीं कहा। मगर जब भी जयप्रकाश नारायण जी ने, एक मैं हम शुरू कर बात को बता दें, जब जयप्रकाश नारायण जी इमरजेंसी में, जब इमरजेंसी के हटने के बाद जब निकले सब जगह, तो लखनऊ में भी जहाँ प्रवास करते थे, जब भी आते थे, वहीं पे उनकी जो सबसे बड़ी रैली होनी थी वहीं से हुई थी। और जयप्रकाश नारायण जी वहीं से यूपी में पूरा मार्च किए थे, वहाँ से कानपुर गए थे, कई जिले।
तो इस जगह जब बनाया गया तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम बनवाएंगे, खैर बना, मगर ये प्रोजेक्ट पहले में 70-75 करोड़ रुपए, फिर हुआ कि 100 करोड़ तक। ये जो अमाउंट बढ़ा, इतने बड़े अमाउंट में 864 करोड़ में बहुत कुछ बन सकता था। इसमें पूरा इनके 3-4 साथी थे, जो अभिषेक मिश्रा, राजन साजन, 2-3 और थे, उनके मैं नाम ले रहा। ये लोग वहां पे जाते थे, नई टीम, और अशोक वाजपेयी जी वगैरह इसको बनवाना चाहते थे। ये श्यामलाल गुप्ता का प्रोजेक्ट था। कितने लोग बनवाना चाहते थे? नहीं, मतलब तमाम लोग ये चाहते, जितने भी आपको बताने ओरिजिनल समाजवादी थे, इवन बीजेपी से भी जो नेताजी ने ठान लिया तो फिर तो एक से सुनिए, इवन जो जनसंघ वाले थे, संगठन कांग्रेस वाले, जो मतलब उस समय जयप्रकाश नारायण के अनुयायी सपाई नहीं थे, भाजपाई भी थे, बहुत से भाजपाई बल्कि ज्यादा थे, तो सभी लोग चाहते थे। तो श्यामलाल गुप्ता ने ये सुझाव दिया था, अगर आप ऐसा करेंगे तो कई पार्टियों को कांग्रेस छोड़ के टोटल विपक्ष के वोट अपने को मिल सकते हैं। ये नेताजी का सपना था। इसी बात की लड़ाई हुई। अब आपको बता रहे हैं, जब ये सरकार इनकी गई है, उस समय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और मौर्य ने ये बात रखी थी। उसके लिए बाकायदे वो भी बनाया गया कि इसमें जांच हो, और इसमें पैसा बहुत खाया गया था। जब इन्होंने उद्घाटन किया, उसके पहले से उसके लिए सफेद हाथी कहा जाता था। इसके बाद उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। अब आया क्या, लीज में दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई जगह ऐसी है उससे कोई राजस्व नहीं निकल रहा है और उसका बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसकी वैल्यू बहुत गिर जाएगी, तो ऐसे वक्त यदि कोई उसका कॉमर्शियल उसका किराया दे, तो फिर उसको सर्वाइव के लिए इस पे विचार किया जा सकता है, और किया जाता है। तमाम कंपनियां ऐसी हैं, उनका मुकदमा चल रहा है, उस पर पता चला कहीं किसी तरह कई डिस्प्यूटेड जगह है, उसका किराए पे यूज़ किया जा रहा। तमाम टाकीजें ऐसी हैं कि आप टाकीज तोड़ नहीं सकते, परंतु उसका दूसरा उपयोग किया जा रहा, उससे राजस्व को लिया जाए। ये भी राजस्व में जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री अपनी जेब में रख रहा, ये राजस्व में जाएगा, प्रति महीने इसका किराया आएगा, इसका कहाँ उपयोग नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये एक सही काम हुआ है कि इसका जिस तरह दुरुपयोग, ये पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं बेच रहे हैं। नहीं, बेचने की कहीं बात ही नहीं, लीज में दी गई। लीज में कई कंडीशन है कि हमेशा विचार होगा, हर महीने वो किराया देंगे, किराए के साथ इतना रुपया पहले उन्होंने दे दिया, 831 करोड़ रुपया, तो बेचना नहीं हुआ। और लीज तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब इस बात को कह रहे हैं तो कोई तो उनके पास इनपुट होगा ना। इनपुट ये है कि भाई राजस्व में चूंकि इसका दुरुपयोग हो रहा था, उसको रखरखाव में इनको लगभग 2-3 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना पड़ता, बल्कि ज़्यादा ही खर्च कर, ये उल्टा 6-7 करोड़ रुपया देंगे, किराया देंगे, 831 करोड़ रुपया डेवलपमेंट में लगेगा। तो इसका सही उपयोग हुआ, इसका सही उपयोग। ये इनपुट अखिलेश जी का कहाँ हो गया? नहीं, ये इसका सही जो प्रदेश सरकार है, बीजेपी सरकार ने ये निर्णय सही लिया। अखिलेश जी कह रहे हैं बेच रहे हो, सीधी बात बताओ। अखिलेश जी इसको राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, इसको राजनीति में ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने इसको बहुत अच्छा बनाया था। तो आपने इसको जो बनाया वहाँ पे कहीं उनके सिद्धांतों को नहीं लिया, उनके समग्र क्रांति का नारा था उसको नहीं लिया, उनके तमाम अच्छे सोच थे। डकैतों को उन्होंने सरेंडर कराया, उन्होंने जमींदारी प्रथा का जयप्रकाश नारायण जी ने विरोध किया है। जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा जी के खिलाफ हुए, नेहरू जी के खिलाफ हुए, किसी भी बात अजय जी मैं एक बात अभी रोकना चाहूंगा आपको कि देखिए, आप महापुरुषों की बात नहीं करिए। एक थे विनोबा भावे थे, आप भूदान आंदोलन उन्होंने शुरू किया, आप बहुत, एक मिनट सुनिए, आप जाएंगे खासकर पश्चिम बंगाल में जाए, असम में जाए, त्रिपुरा जाएं, इन इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो चकबंदी योजना थी और उसको लेकर खेती की जा रही थी, तो बहुत सारा काम हुआ। तो भारतवर्ष में विभूतियों की कमी नहीं रही है, समय से वो बहुत काम किया। अभी सिर्फ सवाल ये है कि खासकर इसको लीज पर देने की बात हुई जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को, उसमें अखिलेश जी का जो इशारा था कि यहाँ पर जो वित्तीय अनियमितताएं हुई उसमें वो लोग शामिल हैं जो कि अभी योगी जी की सरकार में हैं, तो उनको पता है और उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बात तो माननी होगी कि अगर मामला में आपको लग रहा है कि वित्तीय अनियमितताएं में, इसके निर्माण में, रख रखाव में या संचालन में, तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसकी जांच कराई जाए, और जांच होने के बाद ही लीज प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, चूँकि चुनाव सर पे है, सरकार भी दबाव में है, और लगातार इस बात से इनकार नहीं कर सकते सुनील जी और अजय जी
कि सपा पार्टी लगातार हमलावर है। जब से चंदा चोरी की घटना हुई, पेपर लीक की घटना हुई, योगी सरकार को लगभग पीछे यानी बैकफुट पर धकेलने का काम कर रही है। और अखिलेश यादव जी इस मामले में बहुत सफल रहे हैं। सरकार को कोई बहुत सारे ऐसा मामला है जहां जवाब नहीं दिख रहा है, तो आनंद फानंद में भी सरकार बहुत तरह के निर्णय लेती है। कभी आपने सुना, सुनील जी, आप ही ने बहस की शुरुआत की थी 2-3 दिन पहले कि 40,000 बनाम 50,000, ये क्या है? आपको 5 साल मिले, 5 साल में काम करने के लिए समय नहीं मिला, आदि आबादी की चिंता नहीं हुई आपको? क्या अचानक आपको पीडीए आ गए, ब्राह्मण आ गए, गरीब आ गए, दलित आ गए, माइनॉरिटीज आ गए, सबकी आपको याद आने लगती है चुनाव आते ही? जी, जैसे कोई चोर पकड़ लिया जाता है तो फिर वो मिमियाने लगता है या बकरी की तरह से। आप ऐसा नहीं करें, आप जिम्मेदार बनिए ना। उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ा लिखा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है उससे बड़ा देश है। बहुत भारी बात है, कई देश उसमें समा जाएंगे। तो मुझे कि इतने बड़े प्रदेश में एक से काबिल लोग हैं। जी जी, एक बात बताइए, सरकार ने भी कहीं इसमें देर नहीं की। अब उद्घाटन अखिलेश जी कर गए थे, उसके बाद सरकार आई, योगी सरकार, तो उसी समय दे देती लीज पर। 10 साल के कार्यकाल में योगी जी को तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो गया होता अब तक। बिल्कुल सुनील जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बायस यहाँ पर सरकार दिख रही है। लग रहा है कि कुछ चुनावी जो एक होती है कि लॉलीपॉप है या फ्रीबीज है, हर सरकार करती है, फ्रीबीज बांटती है चुनाव के समय में। और जो जनता है, जनार्दन है, उसमें से आप आधी आबादी, मुझे लगता है कि 80% जो जनता है उसको कुछ फ़ायदा अगर मिल जाता है, मकान मिल जाए, ये ना जैसे कि रोटी फेंकने की बात, रोटी दे दो, मकान दे दो, कपड़े दे दो, थोड़ा अनाज दे दो, कुछ ये बांट दो, साइकिल बांट दो, लैपटॉप बांट दो, तो आप इस तरह से बांट कर राज्य का विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो प्रतिभा है उसको खत्म कर रहे हैं। जो मौके बनने चाहिए, जो छात्र आगे चलकर इससे भी बड़े आदमी बनेंगे, उसको आप बनने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आप उन्हीं पैसों में कहाँ गए घोषणा पत्र? हर सरकार को देखते हैं कि 50 पॉइंटर घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र होता है, लेकिन मुश्किल से उसमें लगता है कि 5 या 7 चीजें जो पूरी हो पाती है। लेकिन चुनाव जैसे आता है, हम आपको 50,000 देंगे, हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको बंगले देंगे। अभी देखिए रक्षाबंधन है तो फ्री बस यात्रा करा जी, आप उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के रडार पे आ जाओगे? कोई बात नहीं, आ जाए। माता बहनें भी जानती है उत्तर प्रदेश में कि देखिए बस में सफर करा दिया, इससे क्या फायदा हुआ एक दिन सफर का? आप ऐसी व्यवस्था करो, हमेशा के लिए व्यवस्था नहीं, मैं ये कर रहा, ऐसी व्यवस्था आप कीजिए कि महिलाएं यहाँ पर इतनी काबिल बन जाए, इतनी प्रखर बन जाए कि वो यात्रा को अपने पैसे से बहन करें। आप जापान में जाइए, 60 साल की बात है, कोई बात नहीं, आप जापान में जाएं, लोग मेहनत करते हैं वहां पर। अगर विरोध करना होता है, 10 घंटे की ड्यूटी है, 20 घंटे की ड्यूटी करते हैं जापान में। आप टोक्यो में चले जाएं। लेकिन भारत में क्या होता है कि उल्टी प्रक्रिया है, सिर्फ पैसे बांटने के बाद 4 किलो अनाज दे दो, अरे खुश हो गया, बाढ़ आएगा चादर बांट दो। तो ये गरीबों के साथ छल किया जाता है। आप गरीब को गरीब ही रहने दे रहे हैं, आपको उसको ऊपर नहीं ला रहे। हम आरक्षण देने के आप विरोध करते, आरक्षण मत दो, लेकिन उनको जो पढ़ाई से देश की दशा दिशा बदल सकते हैं, लोगों को बना सकते हैं, उसमें पैसे खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो। नई बहस को जन्म दे रहे हैं आप इतने सारे जिले हैं। आप आरक्षण का विरोध करोगे कृष्णकांत जी, हम कह रहे हैं तमाम भाई बहनों के निशाने पर आ जाओगे आप। कोई बात नहीं, आरक्षण आप चलते रहिए। हम आज़ादी के 75 वर्षों के बाद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। जिन देशों में आरक्षण नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ रहे क्या? जापान में कौन सा आरक्षण है जो आगे बढ़ते जा रहे हैं? अभी भी तो इस तरह सब कुछ होने चीन में हम तो चीन नहीं गए, लेकिन जितना पढ़ रहा हूँ चीन के बारे में, तो चीन की विकास यात्रा देख ली, चीन कहाँ आ गया। कृष्णकांत जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तो ये बताया जा रहा है कि ठाकुर ने कुएं से पानी नहीं पीने दिया, ब्राह्मण ने दर्शन नहीं करने दिया है। अभी तो कोटे के अंदर कोटे की बात हो रही है, आप कह रहे हो आरक्षण। अभी भी वो उन मानसिकता से बाहर नहीं आ पाए हैं जिसको आज़ादी कहा जाता है, जिसको फ्रीडम की बात कहा जाता है, एक इंडिपेंडेंस की बात कही जाती है। मुझे लगता है कि अभी भी लोग वहां तक नहीं पहुंचा रहे, जो अपने आत्मबल के द्वारा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने को मजबूत करना और इतना काबिल बनाना कि आप पैसा जनरेट कर सकें। अजय, आप खैरात में मत जिए, लोगों को दिए उस पर मत जिए, आप मेहनत करें, मजदूरी करें, इसे कोई शर्म की बात नहीं है। आप किसान हैं, आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रीबीज बांटकर राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं। भाई कृष्णकांत जी कह रहे हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद आकर पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। वो इस भावनाओं को कह रहे हैं, लेकिन आरक्षण के लिए अभी आप न कहिए, आप रोज चर्चा में हिस्सा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लेते रहें, ऐसी बेबाकी से अपनी बात रखते रहें। कृष्णकांत जी, रडार में बहुत जल्दी आ जाते हैं ऐसे लोग जो विरोध करते हैं।
बहुत जल्दी वो लोग भड़क जाते हैं, ये बात ना कहा करें, उनकी भी भावनाओं का